हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी एक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों ये जानकारी उन सभी लोगों को रिलीफ देगी जिनको ये पता चल चुका है कि उन पर डीवी का केस हो गया है या जिनको पिटीशन मिल चुकी है, उसकी रिसीव हो चुकी है और उसमें फॉल्स एलिगेशन है। दोस्तों देखिए, हमारे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हर पिटीशन में फॉल्स एलिगेशन होता है। कहीं सच्चाई भी होती है, जहां सामने वाले लालची होते हैं, उन्होंने सामान रख लिया होता है, लेकिन वो केसेज काफ़ी कम है आज के समय पे। मैक्सिमम केसेज में यही हो रहा है कि कोई घटना घटी नहीं होती और पूरी तरह से फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड बातें लिख करके एक डीवी का केस डाल दिया जाता है और उसके अंतर्गत पूरे परिवार को, यहां तक कि बहुत दूर दूर के रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है, केवल इस उद्देश्य से कि होना कुछ नहीं है, केस चलता रहेगा, सबका हैरेसमेंट होगा। दोस्तों आज मैं आपको इस केस से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप सब लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस रिलीफ के लिए ना तो आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत है, ना ही आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है। बैठे बैठे बस दोस्तों आपको चीजों को समझना है और समझ करके उसको इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी निरंतर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं। देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट का एक मामला दर्ज हुआ, उसके अंतर्गत जो लड़की है वो अपना मेंटेनेंस क्लेम करती है, अपना इंटरिम मेंटेनेंस, यदि बच्चा है तो उसका भी मेंटेनेंस क्लेम करती है। इसके अलावा वो अपना कंपनसेशन भी क्लेम करती है कि मुझे आपने इतना फिजिकल टॉर्चर किया, इतना आपने मुझे मेंटल टॉर्चर किया, मुझे 20 लाख रुपए कंपनसेशन दे दो। इसके अलावा वो अपना रेसिडेंट्स राइट भी क्लेम करती है, इतना मुझे निवास का मेरा दे दो, यानी पर मंथ रेंट के हिसाब से मुझे देते रहो, या कई बार होता है किसी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है कि इस प्रॉपर्टी में मुझे रहने का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा यदि उसका स्त्री धन है तो उस स्त्री धन के लिए भी वो क्लेम कर सकती है। हम बात कर रहे हैं उन केसेज की जहां पर ये सारी चीजें फॉल्स लिखी होती हैं। जो ट्रू केसेज होते हैं उनकी एक अलग बात है, हम फॉल्स केसेज पे बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इस केस के अंदर यदि सारे फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एलिगेशन है तो सबसे मेन चीज कि उसको पहले यह साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ डीवी की घटना घटी है। अब दोस्तों लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। पहले इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, एविडेंस की स्टेज तो बाद में आती है कि उसके साथ डीवी एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है। अब दोस्तों आपको इस केस में ध्यान यह रखना है कि पूरा का पूरा बर्डन रिस्पोंडेंट नंबर 1 के ऊपर हो, यानी कि जो मेंटेनेंस मांगा जा रहा है वो भी पति से मांगा जा रहा है। इसके अलावा जो कंपनसेशन क्लेम किया जा रहा है वो भी पति से किया जा रहा है। इसके अलावा जो रेसिडेंट राइट अपना मांगा जा रहा है वो भी पति से मांगा जा रहा है, यानी पति की मदर, पति के फादर, पति के सिस्टर, उसके ब्रदर और बाकी के जितने भी रिलेटिव हैं उनके नाम लिखे जरूर गए हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं है, यानी कि उनके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हो सकता। केवल उनके खिलाफ यही ऑर्डर होगा कि आप इसको परेशान नहीं करेंगे, और अगर फॉल्स केस है तो परेशान तो वैसे भी नहीं किया। तो यानी हम बिना वजह ही घबराते रहते हैं। यदि डीवी के केस में अपना नाम डला हुआ भी है, पति के अलावा बाकी लोगों का नाम डला हुआ भी है, तो उन्हें किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। वो कोर्ट में अगर नहीं भी जा रहे हैं तो अपने वकील साहब को कह करके केवल आपकी वो एक एप्लीकेशन हर डेट पर वहां पर लगा देंगे, आपकी एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगा देंगे। इससे ज्यादा आपको जाने की नीड नहीं है। अगर आप साल भर में 2 बार भी अपियर होते हैं तो चलेगा, बाकी जो 2-3 डेटें होती हैं उस पर आपकी एग्जेम्पशन एप्लीकेशन कानूनी रूप में लग सकती है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। और ना ही आपके खिलाफ कोई विपरीत ऑर्डर पास होना है, तो फिर आप डीवी के केस से क्यों घबराते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया। और रही मेंटेनेंस की बात, तो अगर पत्नी ने अलग से 125 सीआरपीसी डाल रखा है या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24 में कहीं पे मेंटेनेंस मांग रखा है और उसको मेंटेनेंस मिल रहा है, तो डीवी एक्ट में मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। और डीवी एक्ट में स्टार्टिंग में ही आप डिस्चार्ज के लिए भी जा सकते हैं। यदि वहां पर डीवी की कोई घटना नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी ऑर्डर तभी होगा जब डीवी की कोई घटना घटी हो। तो पहले तो डीवी की घटना का प्रूफ चाहिए, तो उसके डिसमिसल के लिए भी आप जा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि पूरी वेग एप्लीकेशन है, पूरा ही जनरल एंड वेग एलिगेशन से सारे फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, आप लोग क्वेश्चन के लिए नहीं जाते हैं, आप लोग डिस्चार्ज के लिए भी नहीं जाते हैं। आप लोग केवल घबराना शुरू कर देते हैं कि इसमें 7 लोगों के नाम है या 8 लोगों के नाम है। तो डीवी के केस में मेरे कहने का मतलब है, हस्बैंड के अलावा बाकी लोगों के अगर नाम है भी तो उससे कतई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है। केवल वो यही लिखते हैं कि इन्होंने परेशान किया, कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि आप आगे से इनको परेशान नहीं करेंगे, दैट्स इट, और कुछ थोड़ी होता है। दोस्तों हमें वहां भी घबराना नहीं चाहिए जहां घबराने की बात है, और यहां तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, फिर भी हम घबरा रहे हैं, तो फिर ये घबराहट आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो दोस्तों जो चीजें ऐसी है ना जहां हमें एक्चुअल में रिलीफ मिलता है, जहां हम एक अच्छी पोजीशन में, वो हमें पता होनी चाहिए, और वही जानकारी देने के लिए आज का छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको कुछ चीज पता जरूर चली होगी, और भविष्य में यदि किसी के साथ ऐसा होता है कि डीवी एक्ट का फॉल्स मुकदमा दर्ज होता है तो वो कहीं ना कहीं पैनिक नहीं करेगा, इजीली उससे बाहर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।